Assalamu alaikum, dear students. Today we'll be starting a new unit, that is reproduction in flowering plants. It's basically the unit 4th of your biology. It involves two chapters. That's chapter 1 and chapter number 2. और जहां तक इसकी वेटेज का ताल्लुक है, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, this unit carries 7 marks in your board exams. और जहां तक बेटे नीट का ताल्लुक है, हर साल ऑन एन एवरेज हम ये देखते हैं इस वाले यूनिट से तकरीबन 3 से लेकर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका हमने अभी नाम दिया है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए बेटी, जैसे कि आप जानते हो, आपने 11th में पढ़ा भी होगा, जो प्लांट किंगडम आपने 11th में पढ़ा है उसमें आपको पता है वी हैव बेसिकली 5 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। आप जानते हो हमारे पास एक ग्रुप है प्लांट्स का जिनको हम एल्गी बोलते हैं। एल्गी की बात से बेटे हमारे पास दूसरा ग्रुप प्लांट्स का जो है इट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स के बाद जो तीसरा ग्रुप आया था इट वाज ऑफ दीज टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स के बाद बेटे एक और ग्रुप प्लांट्स का इवॉल्व हुआ जिनको हम नाम देते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और फाइनली दुनिया के सबसे इवॉल्व्ड, सबसे एडवांस्ड प्लांट्स जिनको हम नाम देते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो कहने का मतलब यह है हमारे पास टोटल 5 ग्रुप्स हैं। वी हैव एल्गी, वी हैव ब्रायोफाइट्स, वी हैव टेरिडोफाइट्स, वी हैव जिम्नोस्पर्म्स, वी हैव एंजियोस्पर्म्स। और इन 5 ग्रुप्स में बेटे याद रखना, दुनिया के सबसे एडवांस्ड, सबसे इवॉल्व्ड जो प्लांट्स हैं उन्हीं को हम नाम देते हैं एंजियोस्पर्म्स। और आपको बेटा इतना भी पता होगा, एंजियोस्पर्म्स को ही हम असल में नाम देते हैं क्या? फ्लावरिंग प्लांट्स। और जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इन्हीं फ्लावरिंग प्लांट्स का आज हम डिटेल में देखेंगे क्या? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमें प्लांट्स का नहीं देखना है, हमें रिप्रोडक्शन डिस्कस करना है फ्लावरिंग प्लांट्स का। और फ्लावरिंग प्लांट्स का कहने का मतलब क्या है? एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स का जो रिप्रोडक्शन है ये तो हम डिटेल में देखेंगे ही। रिप्रोडक्शन पहले क्या होता है? कहते हैं बेटा, अगर आप देखेंगे फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए हैं, इवॉल्व हुए हैं, फंडामेंटली उनका जो मेन पर्पस है आने का वो है रिप्रोडक्शन। इस दुनिया में अगर आप देखेंगे एक ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो है रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन होता क्या है? देखो बच्चे, रिप्रोडक्शन होगा क्या? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे मैंने यहां डेफिनेशन इसकी लिखी है, इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सेल परपेचुएशन। दैट इज, वो क्या होता है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज where a mature individual gives rise to offsprings of the same type. अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? कहते हैं एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब मैं कहता हूं इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसका मतलब ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये प्रोसेस जो है इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद व्हाट? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट्स व्हाई मैंने यहां लिखा बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में होता क्या है? इसमें एक मैच्योर इंडिविजुअल जो है, एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म जो है, वो अपनी रेस को आगे बढ़ाता है, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? अपने जैसे और इंडिविजुअल्स बना के। उसी प्रोसेस को हमने नाम दिया क्या? रिप्रोडक्शन। बेसिकली होता क्या है? देयर इज अ प्रोसेस नोन एज डेथ। डेथ आपको पता है, डेथ इज सर्टेनिटी। जब भी आप किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू फेस द प्रोसेस ऑफ दिस डेथ। अब इस डेथ का अगर आप आंसर देखेंगे, नेचर ने इसका आंसर दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, जहां और नए इंडिविजुअल्स डेवलप करता है एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म, ताकि अपनी रेस, अपनी प्रोजेनी को वो आगे बढ़ाए। अब इसी रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में देखेंगे। इस रिप्रोडक्शन जो है इसने एक बैलेंस मेंटेन किया।
डेथ की वजह से जहां इंडिविजुअल्स कम होते थे, जहां प्रोजेनीज खत्म होती थी, वही रिप्रोडक्शन की वजह से यही प्रोजेनीज, यही स्पीशीज और ऐड होती हैं और एक बैलेंस जो है नेचर में मेंटेन होता है। अब इस रिप्रोडक्शन को हमें देखना है। इस रिप्रोडक्शन के साथ एसोसिएट एक और टर्म है, आपके टेक्स्ट पे ये मेंशन है, द टर्म इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ वो टाइम पीरियड जो बर्थ से एक ऑर्गेनिज्म, जब एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है, उस बर्थ से लेके नेचुरल डेथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम बर्थ अप टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो एक टाइम पीरियड आता है, उसी टाइम पीरियड को हम नाम देते हैं क्या? लाइफ स्पैन। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रो की बात करेंगे, टेक्स्ट में मेंशन है 15 साल तक ये जिंदा रह सकता है, राइट फ्रॉम इट्स बर्थ अप टू इट्स नेचुरल डेथ इट कैन लिव फॉर 15 इयर्स, और ये 15 साल इसका लाइफ स्पैन हुआ। सेम इज द केस विद पैरट, एंड पैरट जो है उसका लाइफ स्पैन हम देखते हैं इट्स ऑफ 140 इयर्स। अब बेटा अगर आप देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में हैं, जो ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपको पता है एनॉर्मस डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब इस एनॉर्मस डाइवर्सिटी की वजह से आप क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन जो है ये भी अकॉर्डिंगली बहुत सारे टाइप्स का होगा। जब ऑर्गेनिजम्स में बेटे डाइवर्सिटी होगी ना ज्यादा, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, ज्यादा डाइवर्सिटी मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक तरीका होगा रिप्रोडक्शन करने का। अब हम करेंगे क्या? हम करेंगे काम एक इन जनरल, अगर आप देखेंगे तमाम ऑर्गेनिजम्स को, रिप्रोडक्शन जो है इसके ब्रॉडली स्पीकिंग दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स की ज्यादा है, मैंने पहले ही कहा। ज्यादा डाइवर्सिटी मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपना अपना एक मैकेनिज्म इवॉल्व किया है रिप्रोड्यूस करने का। अब अगर हम इन जनरल देखेंगे ना, इन जनरल इसके बेटे दो टाइप्स होंगे। नंबर वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एक टाइप अगर आप देखेंगे, इसके एक टाइप को हम नाम देंगे बेटे क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा जो दूसरा हम देखेंगे, second important type is basically sexual reproduction. Asexual reproduction एक टाइप है, और बेटी दूसरा टाइप इसमें क्या होगा? That is sexual reproduction. अब asexual reproduction और sexual reproduction जो है, इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले इनके बीच में थोड़ा बहुत हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। हम देखेंगे इसमें फर्क क्या है, इनको डिफरेंशिएट करेंगे। जहां तक बेटा asexual reproduction का ताल्लुक है, ख्याल रखना मेरे बच्चे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके बारे में पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है, ये वो मोड है रिप्रोडक्शन का जहां होगा क्या? जहां सिनगैमी नहीं होगी। तो बेटे मैं पहला पॉइंट लिखूंगा नो सिनगैमी। क्या मैंने लिखा? नो सिनगैमी। सिनगैमी होता क्या है? सिनगैमी का मतलब है गेमीट्स का फ्यूज होना, और इस वाले टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में ख्याल रखना कोई गेमीट्स का फ्यूजन नहीं होता। इसलिए मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा? नो सिनगैमी मींस देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स इन व्हाट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे, इसका अपोजिट हमें लिखना है। यहां सिनगैमी नहीं होगा, मगर इस वाले टाइप में बेटे ख्याल रखना, इसमें हम लिखेंगे इनवॉल्व्स सिनगैमी। इस वाले रिप्रोडक्शन के टाइप में आप देखेंगे गेमेट्स बनते भी हैं और गेमेट्स बाद में फ्यूज भी होते हैं। फ्यूजन ऑफ गेमेट्स मीन सिनगैमी इस वाले टाइप में होगा और इस वाले टाइप में नहीं होगा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन के दो मेन टाइप्स हैं हमारे पास। One we have mitosis, other we have meiosis. अगर देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है बेटा? इसमें कोई मियोटिक डिवीजन नहीं होगा, इसलिए हम इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? नो मियोसिस। कोई मियोसिस नहीं होगी। जितने भी डिवीजन इसमें होते हैं दे आर जनरली माइटोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई नहीं होता।
और अगर आप बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस भी होता है, मगर कुछ स्टेट्स में आप देखेंगे इसमें प्रॉपर मियोसिस होती है। तो इसीलिए इसमें दूसरा पॉइंट हम देखेंगे बेटे, क्या इन्वॉल्व्स मियोसिस। तो अगर हम देखेंगे डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, हमने पहला पॉइंट देखा, यहां सिंगैमी है, यहां नहीं है, वहां सिंगैमी है, यहां फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, वहां होगा, यहां हमने कहा खाली माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा, उस वाले साइड से आपने कहा क्या बेटा, मियोसिस होगा। उसके बाद एक और डिफरेंस, एक और डिफरेंस क्या है, अगर आप देखेंगे जनरली जो है दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। वो क्या होता है बेटे यूनिपेरेंटल, इसमें खाली एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। और अगर आप ये वाला देखेंगे, जनरली स्पीकिंग, जनरली अगर आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, इट इज बेटी बाई पेरेंटल। कभी कभी ये यूनिपेरेंटल भी वो होता है, बट मैंने इन जनरल कहा generally this sexual reproduction is biparental. This is one more difference. एक और डिफरेंस, अगर आप देखेंगे यहां कोई सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होगा ही नहीं, तो हम लिखेंगे नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। यहां कोई सेक्स ऑर्गन नहीं बनेगा, यहां कोई सेक्स ऑर्गन यूज होता ही नहीं है, इसलिए मैंने यहां एक पॉइंट लिखा बेटे, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। मगर जहां तक बेटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सवाल है, अगर आप इसमें देखेंगे बिल्कुल इसका अपोजिट यहां पे हमें लिखना है। यहां आपने कहा कोई सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होगा ही नहीं, यहां हमें क्या लिखना है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। यहां सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हम लिखेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक और डिफरेंस, एक और डिफरेंस कहते हैं, अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे बेटी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जितने भी नए नए इंडिविजुअल्स बनेंगे वो बराबर अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, वो एग्जैक्ट जो है जेरोक्स कॉपीज होती है किनकी, पेरेंट्स की। तो हम लिखेंगे ऑफस्प्रिंग्स आर, जो भी इसमें नए नए इंडिविजुअल्स बनेंगे बेटी, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर, बराबर अपने पेरेंट जैसे होते हैं। तो मैंने क्या लिखा पॉइंट बेटा यहां पे, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर। जब यहां पे एक जैसे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल पेरेंट था ए, जब इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, इसने बहुत सारे और ऑफस्प्रिंग्स बनाए, वो ऑफस्प्रिंग्स जो है बराबर इस पेरेंट जैसे ही होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। अब जो ये ग्रुप बना यहां पे जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का, दिस ग्रुप ऑफ जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज क्लोन। और ख्याल रखना, क्लोन के हर एक एक बंदे को हम नाम देते हैं रेमेट। क्या नाम देंगे बेटे इसका, रेमेट। तो ख्याल रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। और उसके अलावा मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो ये ग्रुप एक बना जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स का, इनको हम टेक्निकली नाम देते हैं क्लोन, और क्लोन के एक मेंबर को हम नाम देते हैं क्या, रेमेट। सो टेल मी, क्लोन आप कैसे डिफाइन करोगे, इट्स अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विद ईच मेंबर एज रेमेट। इसका हर एक इंडिविजुअल मेंबर जो है वो रेमेट कहलाता है। अब हम बेटा देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें मियोसिस मैंने अभी इससे पहले कहा, मियोसिस के दौरान आपको पता है उसमें एक जगह पे क्रॉसिंग ओवर होता है, और जब क्रॉसिंग ओवर इसमें होगा, ऑब्वियसली बात है देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। जब पेरेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है, जब रिकम्बिनेंट्स वहां बनेंगे, रिकम्बिनेशन होगा, तो उस वजह से यहां क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो पेरेंट से डिफरेंट होते हैं। यहां हमने कहा था सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर है, यहां हम बोलेंगे जेनेटिकली डिफरेंट। तो हम यहां स्टेटमेंट क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे बेटे ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। यहां आपने लिखा ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर, यहां लिखेंगे ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। उसके बाद अगर आप एक और डिफरेंस देखेंगे, एक और डिफरेंस बेटा क्या है, ख्याल रखना मेरे बेटे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं होगी, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो हम लिख सकते हैं डज नॉट इंड्यूसेस वेरिएबिलिटी, डज नॉट इंट्रोड्यूसेस या इंड्यूसेस वेरिएबिलिटी। यहां कोई वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस नहीं होगी, कोई वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं होगी। अब जो वेरिएशन ही नहीं है, अब जो वेरिएबिलिटी ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला टाइप ये वाला टाइप रिप्रोडक्शन का जो है ये एवोल्यूशन को फेवर नहीं करेगा। एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन का सारा प्रोसेस जो है दैट्स बेसिकली बेस्ड ऑन वेरिएशंस, दैट्स बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। जब इसमें वेरिएबिलिटी ही नहीं है, जब इसमें वेरिएशंस ही नहीं है, तो इसका कोई एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो हम लिखेंगे डज नॉट introduces variability and thus has no evolutionary significance and BT has thus has no evolutionary significance। तो मैंने कहा जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो ये बेटे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें ख्याल रखना इसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं होगी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। जब वेरिएशन ही इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, जब वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस नहीं हुई, तो इसका एवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होगा। मगर यहां अगर आप देखेंगे इसमें आप वेरिएशंस देखेंगे, वो इवॉल्व होती है, वेरिएशंस इवॉल्व होगी या वेरिएबिलिटी इवॉल्व होगी, तो इसलिए इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, एवोल्यूशन में। तो हम लिखेंगे यहां पे इंट्रोड्यूसेस वेरिएबिलिटी, introduces variability, introduces variability and thus has evolutionary significance, and thus has evolutionary significance, and thus has evolutionary significance, and thus has evolutionary significance। तो बेटा अगर आप देखेंगे एक और डिफरेंस भी है, इसमें बहुत सारे डिफरेंस अगर आप चाहोगे आप ऐड कर सकते हो। वन मोर डिफरेंस इज देयर, ये जो है इट्स कंसिडर्ड टू बी अ क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत तेज या बहुत तेजी से होता है, और ये वाला जो है ये थोड़ा टाइम लेता है। इट्स नॉट दैट क्विक when we compare this sexual reproduction with the asexual reproduction। तो यहां हमने लिखा क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहां आप इस साइड से लिख सकते हो इट इज अ स्लो मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, स्लो मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, स्लो मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा अगर आप देखेंगे अभी तक हमने किया क्या, थोड़ा बहुत अगर हम इसको हल्का फुल्का रिवाइज करेंगे, यहां पे हमने यूनिट स्टार्ट किया रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आप जानते हो, इसका मतलब एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद मैंने कहा रिप्रोडक्शन होता क्या है, आपने कहा इट्स एन आंसर टू डेथ। एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुआ, एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक मैच्योर इंडिविजुअल अपने जैसे और इंडिविजुअल्स बना के अपनी रेस, अपनी प्रोजेनी, अपनी स्पीशीज को आगे ले जाता है। फिर मैंने कहा चूंकि डाइवर्सिटी ज्यादा है, लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी ज्यादा है, हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपना अपना मैकेनिज्म इवॉल्व किया है रिप्रोड्यूस करने का। तो जनरली स्पीकिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, हमने दो टाइप्स बनाए थे, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, दूसरा हमने बनाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने दोनों में डिफरेंसेस देखे, हमने कुछ 5-7 पॉइंट्स जो है इनमें देखा जो एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो रहे हैं।
हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें कोई सिंगैमी नहीं होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होगा, यहां होगा। यहां कोई मियोसिस नहीं होगा, यहां मियोसिस होगा। फिर मैंने कहा यहां एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होगा, यहां जनरली जो है इट्स बाई पैरेंटल। फिर मैंने कहा यहां कोई सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होगा, यहां सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। यहां मैंने कहा जितने भी नए नए इंडिविजुअल्स बनेंगे बेटे वो सारे अपने पेरेंट जैसे होते हैं, और उस ग्रुप ऑफ जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लोन नाम दिया, और उसके हर एक बंदे को हम नाम देते हैं रेमेट। फिर मैंने यहां क्या कहा, यहां मैंने कहा यहां जो है जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बिकॉज ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यहां जो है यहां वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं with respect to their parents। फिर उसके बाद मैंने कहा ये जो है ये वाला टाइप रिप्रोडक्शन का जो है ये वेरिएबिलिटी जो है वेरिएशन जो है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसका मतलब जो है इसका कोई एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस इसकी नहीं होगी। और इसमें जो है सिंस इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएबिलिटी it has got a tremendous evolutionary significance। फिर मैंने कहा ये जो है it's a quick method of multiplication, और वो वाला जो है that's basically a slow method of multiplication। देखो बेटा हमारा अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो मैंने डिफाइन किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिफाइन किया, और उन दो को हमने आपस में बाद में डिफरेंशिएट भी किया। अब बच्चों मेरा आप कंफ्यूज हो जाते हो जब आप घर पे देखते हो एक और टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसका बेटे नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो मेरा क्या है, आपको पता है एंजियोस्पर्म की बॉडी में दो किस्म के पार्ट्स होते हैं, एक फ्लावर है, एक फ्रूट है, एक सीड है। इन तीनों को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म। अगर आप रूट, स्टेम, लीफ देखेंगे वो कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। अब बेटा ख्याल रखना, पहले इसको डिफाइन करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में डिफाइन करूंगा, कहते हैं रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जहां नए इंडिविजुअल्स बनेंगे मगर वो बनेंगे वेजिटेटिव पार्ट से, वो बनेंगे रूट से, वो बनेंगे स्टेम से, वो बनेंगे लीफ से। जब नए नए इंडिविजुअल्स वेजिटेटिव पार्ट से बनेंगे उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और अगर आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन की फीचर्स देखेंगे बराबर वही है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के है। कोई सिंगैमी नहीं है, कोई मियोसिस नहीं है, यूनिपैरेंटल है, कोई वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस नहीं होगी इससे, तमाम ऑफस्प्रिंग इस पैरेंट जैसे होते हैं। तो जब तमाम फीचर्स इसके बराबर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हैं तो बेटा प्लांट्स में ख्याल रखना ये कोई नया टाइप नहीं है, फिर ये हम मान के चलेंगे इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तो मैंने वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिफाइन करके दिया, that type of reproduction in which new individuals are formed from vegetative parts of a plant। फिर इसके फीचर्स बोले, फीचर क्या क्या बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, न सिंगैमी, न मियोसिस, यूनिपैरेंटल, कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं। फिर मैंने कहा इसमें वेरिएबिलिटी नहीं। फिर मैंने कहा इसमें तमाम ऑफस्प्रिंग पैरेंट जैसे हैं, इसलिए हम मान के चलेंगे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अब रिप्रोडक्शन के हम तीन नहीं दो ही टाइप्स बोलेंगे, सेक्सुअल अलग और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग। और उसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लेंगे क्या, इंक्लूड करेंगे इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। अब जहां तक इस पूरे यूनिट का ताल्लुक है बेटा, इसमें मैं आपको बताता चलूं 95% यूनिट जो है इट इज दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। 95% इस यूनिट का जो कंस्टिट्यूट करता है वो अकेले क्या कंस्टिट्यूट करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो बाद में ये 5% इस यूनिट का बचा दैट्स बेसिकली कंस्टिट्यूटेड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसका मेन पार्ट, मेन कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाद में हम देखेंगे, इसलिए पहले हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तभी तो मैंने हेडिंग में लिखा ना, क्या लिखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। तो ये जब हमारा ये वाला पोर्शन खत्म होगा तो आप समझ लेना ऑलमोस्ट हमने यूनिट ही खत्म कर दिया। बाकी जो इसमें 4-5% वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसके बाद से हम एंड में डिस्कस करेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप हेडिंग लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स, और अब हम मेन चैप्टर, मेन यूनिट जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले क्या होता है कि जैसे आप जानते हो हर एक चैप्टर से पहले मैं एक ओवरव्यू देता हूं, तो इस वाले यूनिट या चैप्टर का भी मैं यहां पे ओवरव्यू दूंगा।
ये एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल भी है। और बेटे लाइफ साइकिल के साथ साथ ख्याल रखना, इट इज बेसिकली एन ओवरव्यू ऑफ दिस एंटायर यूनिट, दैट यूनिट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स। तो बेटा ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान रखिए, ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। अगर बेटा आपने ये समझा तो आपकी नैया पार होगी, आपको ये सारा यूनिट जो है यहीं पे क्लियर होगा, आपको थोड़ा इसका ओवरव्यू दिमाग में रहेगा हमें इसमें आगे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और आपको सारा यही क्लियर करूंगा। अब देखिए, अगर आप एंजियोस्पर्म यहां पे देखेंगे, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म मैंने बनाया है। पहली बात, आप कैसे बोलेंगे ये सर एंजियोस्पर्म है? तीन चीजें हैं। एक तो सर मैंने इसमें फ्लावर देखा, दुनिया के किसी और प्लांट में फ्लावर नहीं होता है, अगर होगा तो फ्लावर के बेसिस पे आप कहना ये एंजियोस्पर्म है। इसके अलावा फ्रूट, फ्रूट भी दुनिया में एंजियोस्पर्म्स के बगैर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसके अलावा इसमें सीड है, इवन तो सीड्स जिम्नोस्पर्म्स में भी होते हैं। अब सीड प्लस फ्रूट प्लस फ्लावर, जब ये तीनों चीजें किसी प्लांट ग्रुप में होंगे तो समझ लेना बेटा ये प्लांट ग्रुप कौन सा होगा, ये प्लांट कौन सा होगा, इट विल बी ए टिपिकल एंजियोस्पर्म। तो यहां मैंने एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ड्रा किया है। अगर आप इसके पार्ट्स देखेंगे, रूट्स हैं, इसमें मैंने स्टेम दिखाया, इसमें मैंने नोड, ये वाला रीजन जो है दिस रीजन इज नोन एज नोड। नोड ऐसा रीजन है जहां से लीफ बनेगा, और इसके एक्सल में हमने यहां पे बड दिखाया। इसके अलावा हमने फ्रूट लिया है, फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होगा, उसके अलावा हमने फ्लावर लिया है। तो यहां पे मैंने एक टिपिकल एंजियोस्पर्म लिया है। तो इस एंजियोस्पर्म के ब्रैकेट में बेटा आप देखना, मैंने 2N लिखा, मैंने डिप्लॉयड लिखा। क्यों लिखा बेटा? इसलिए लिखा क्योंकि आप जानते हो, आपने पढ़ा है, जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनके लाइफ साइकिल का सबसे डोमिनेंट स्टेज होता है कौन सा स्टेज? स्पोरोफिटिक स्टेज, स्पोरोफिटिक फेज। और अगर आप स्पोरोफिटिक फेज देखोगे, स्पोरोफिटिक फेज का मतलब हुआ 2N, डिप्लॉयड फेज। तो आप एंजियोस्पर्म में रूट लीजिए, आप एंजियोस्पर्म में स्टेम लीजिए, आप एंजियोस्पर्म में लीफ लीजिए, आप एंजियोस्पर्म में फ्लावर लीजिए, आप एंजियोस्पर्म में सीड लीजिए, आप एंजियोस्पर्म में फ्रूट लीजिए, आप एंजियोस्पर्म में बड लीजिए। और अगर आप इन तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट देखेंगे बेटे, आपको हमेशा डिप्लॉयड क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल का डोमिनेंट स्टेज बेटा कौन सा स्टेज होता है? स्पोरोफिटिक स्टेज। तो इसलिए मैंने एंजियोस्पर्म के ब्रैकेट में यहां पे क्या लिखा? 2N। अब अगर टिपिकल एंजियोस्पर्म को देखेंगे, कहते हैं ये वाहिद ग्रुप है प्लांट्स का दुनिया में जिन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इवॉल्व किया, जिन्होंने एक फैसिनेटिंग ऑर्गन इवॉल्व किया अपने अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए। और उस फैसिनेटिंग, उस ब्यूटीफुल ऑर्गन को हम नाम देते हैं क्या? फ्लावर। और आपको पता है इस फ्लावर की वजह से हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत बनी है। और ये प्लांट्स जो हैं, ये एंजियोस्पर्म्स जो हैं, इन्होंने ये फ्लावर इसलिए बनाया, इनमें इस ऑर्गन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पूरी होती है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ना है, हमने एंजियोस्पर्म लिया, एंजियोस्पर्म से मैंने यहां फ्लावर लिया, और फ्लावर को मैंने यहां पे अलग निकाला। अगर फ्लावर देखेंगे, फ्लावर में क्या होता है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में होगा क्या? पहले इसकी एक टेल होती है, दिस टेल ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पेडिसल। दिस टेल, दिस स्टॉक ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पेडिसल। पेडिसल के बाद अगर आप इस पेडिसल का टर्मिनल हिस्सा देखेंगे, टॉप मोस्ट पार्ट देखिए बेटा, इट इज स्वोल, इसमें स्वेलिंग हुई है। दिस स्वोल टर्मिनल पार्ट ऑफ पेडिसल इज नोन एज थैलेमस। इसीलिए ये स्वोल, इसीलिए इसमें स्वेलिंग हुई। क्यों इसमें स्वेलिंग हुई? ताकि ये एक्ट करे एज अ बेस फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। जैसे फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वे सेपल्स, वे पेटल्स, वे स्टेमेंस, वे कार्पल्स, उनको एडजस्ट करना है, उनको किसी बेस पे रखना है, वो बेस का काम करता है यहां पे क्या? थैलेमस। तो अगर आप फ्लावर देखेंगे, फ्लावर अपने आप में 2N है, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है। इसका जो स्टॉक है पेडिसल कहलाता है। स्टॉक का टिप देखिए स्वोलन है, ताकि ये एक्ट करे एज अ बेस फॉर ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। दिस स्वोलन बेस इज नोन एज थैलेमस। फिर उसके बाद मैंने कहा इसमें अगर आप देखेंगे ग्रीन पार्ट फ्लावर का, जिसका काम है फोटोसिंथेसिस करना, जिसका काम है इनिशियल स्टेज में, बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन देना, उसको हम नाम देते हैं सेपल। और सेपल्स का जो ग्रुप होता है दैट्स नोन एज कैलिक्स। उसके बाद फ्लावर को ब्यूटीफुल जो पार्ट बनाता है दैट पार्ट इज नोन एज पेटल।
and the aggregation of petals is known as corolla. फिर उसके बाद इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जिसका सिटिग्मा है, जिसका स्टाइल है, जिसका ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, उसको हम कार्पल या पिस्टल नाम देंगे और ये भी डिप्लॉयड है। जब पूरा फ्लावर डिप्लॉयड हुआ तो कार्पल और पिस्टल भी डिप्लॉयड ही होगा। उसके बाद अगर आप इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे, इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अब यहां देखना, इट इज स्टेमिन, और स्टेमिन भी कार्पल और पिस्टल की तरह क्या होगा, डिप्लॉयड। तो बेटा कहने का मतलब है, अगर आप एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर देखेंगे, इसमें होगा क्या क्या, इट कंटेन्स अ स्टाक नोन एज पेडिसल, द टर्मिनल टिप, द टर्मिनल पार्ट ऑफ दिस पेडिसल is sown, known as thalamus. It acts as a base for all the different parts of flower. अब इस फ्लावर में बाकी पार्ट्स क्या क्या हैं? सर ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, प्रोटेक्शन देने वाले पार्ट, सेपल, सेपल्स, the aggregation of sepals is calyx. The colored part, fragrant part is known as petal, और petals की aggregation को हम नाम देते हैं corolla. फिर उसके बाद मेल गेमेट बनाने वाला मेल पार्ट होगा स्टेमिन, और फीमेल गेमेट बनाने वाला फीमेल पार्ट होगा कार्पल या पिस्टल। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फ्लावर में अब दो मेन पार्ट्स, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल एक तो इस स्टेमिन का होगा, एक तो इस कार्पल का होगा। इन दो का, सेपलोस और पेटलोस का, कोई डायरेक्ट रोल रिप्रोडक्शन में नहीं है, दे प्ले एन इनडायरेक्ट रोल। डायरेक्ट रोल मींस, डायरेक्ट रोल किसको आप बोलेंगे, डायरेक्ट रोल का मतलब हो गेमेट बनाना, मेल गेमेट बनाना, फीमेल गेमेट बनाना, वो इन दो का काम नहीं है। ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को, मगर डायरेक्ट रिप्रोडक्शन गेमेट बनाने का काम एक तो इस स्टेमिन का है और दूसरा इस कार्पल या पिस्टल का है। तो हम इन्हीं दो पार्ट्स को बेटा यहां से अलग लेंगे। मैंने यहां एरो दिया और एरो से मैंने स्टेमिन यहां पे अलग लिया। स्टेमिन मैंने कहा चूंकि पूरा फ्लावर डिप्लॉयड है बेटे, तो हमारा स्टेमिन भी डिप्लॉयड होगा, और स्टेमिन का आपने स्ट्रक्चर तो देखा होगा। इसमें होता क्या है, इसमें बेटे एक एलोंगेटेड फिलामेंट होगा, और इस फिलामेंट के ऊपर आपने देखा होगा एक swollen structure होता है, that swollen structure is better known as anther। अब आगे डिटेल में हमें पढ़ना है। तो अगर आप देखेंगे एक टिपिकल स्टेमिन में होगा क्या, it contains elongated filament, it contains terminal swollen anther, और इसी anther के अंदर जो ये स्पेस है, जो ये जगह अंदर प्रेजेंट है, इसी स्पेस को हम नाम देते हैं पोलन सैक। और पोलन सैक जो है, स्टेमिन पहले हमने देखा, स्टेमिन में एंथर हमने देखा, एंथर के अंदर बेटा जो ये स्पेस प्रेजेंट होगा, दिस स्पेस इज बेसिकली नोन एज पोलन सैक। इट इज आल्सो नोन एज एंथर लोक्यूल, इट इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। ये हमें सारा आगे डिटेल में देखना है। और ये पोलन सैक भी बेटा क्या होता है, डिप्लॉयड। इस पोलन सैक के अंदर, इस स्पेस के अंदर आपको कुछ स्पेशल सेल्स मिलेंगी, जो हमें आगे देखना है कैसे ये बनती है ये सेल्स। इन सेल्स को हम बेटा नाम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, दे आर आल्सो नोन एज पोलन मदर सेल्स। अब चाहे पूरा फ्लावर हो डिप्लॉयड होगा, चाहे स्टेमिन हो डिप्लॉयड होगा, चाहे पोलन सैक है डिप्लॉयड होगा, चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगी, मगर पहली बार यहां पे मियोसिस हुआ। इसको मैंने एनसर्कल यहां पे किया। तो ख्याल रखना है बेटा, यहां पे जब मियोसिस होगा, किसका मियोसिस होगा बेटा, पोलन मदर सेल का, माइक्रोस्पोर मदर सेल का, और मियोसिस के बाद इसने हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाए। जैसे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बने, कहते हैं बेटा जब तक ये माइक्रोस्पोर्स इस एंथर के अंदर होंगे, तो यहां पे हम एक एंथर लेंगे, एंथर के अंदर जो स्पेस है ये पोलन सैक है, और इस पोलन सैक के अंदर एक जमाने में सेल्स हुआ करती थी जिनका नाम था माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ने मियोसिस की। अब यहां अंदर आपको मिलेंगे हैप्लॉइड माइन्यूट स्ट्रक्चर्स। दिस हैप्लॉइड माइन्यूट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज माइक्रोस्पोर्स। ख्याल रखना, जब तक मेरे बेटे माइक्रोस्पोर्स इस एंथर लॉक्यूल के अंदर होंगे, ये होते हैं सिंगल सेल्ड। जब तक ये माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन सैक या एंथर लॉक्यूल के अंदर होंगे बेटे, ये होते हैं सिंगल सेल्ड। मगर जब इनको बाहर आना होता है, ये सिंगल सेल्ड एज सिंगल सेल्ड बाहर नहीं आएंगे। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ये बाहर आएगा एज
टू सेल्ड स्ट्रक्चर। हालांकि हैप्लॉइड ये तब भी था जब ये अंदर था, हैप्लॉइड ये अभी भी है जब ये बाहर आया। पोलैरिटी लेवल चेंज नहीं होगी, बस ख्याल रखना हैप्लॉइड अंदर था, हैप्लॉइड ये बाहर आने के बाद भी है। बस एक चीज इसमें होगा, अंदर जाके सिंगल सेल था, जब ये बाहर आया ये आया एज टू सेल्ड। वन इज वेजिटेटिव सेल, अदर इज जनरेटिव सेल। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा टू सेल्ड स्टेज इन 60% एंजियोस्पर्म्स। तो कहने का मतलब मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में 60% एंजियोस्पर्म्स में जो माइक्रोस्पोर है जब बाहर आएगा बेटा ये आएगा टू सेल स्टेज में। एक सेल होगी वेजिटेटिव सेल और दूसरी सेल होगी जनरेटिव सेल। अब जो बचे 40% एंजियोस्पर्म्स, इन रेस्ट ऑफ द 40% एंजियोस्पर्म्स, जब ये बेटा माइक्रोस्पोर बाहर आता है ना बेटे, ये आएगा एट 3 सेल स्टेज। वो 3 सेल स्टेज कैसे, एक इसमें होगा वेजिटेटिव सेल और इसमें होंगे 2 मेल गेमेट्स। तो इसलिए मैंने यहां लिखा 3 सेल स्टेज इन 40% एंजियोस्पर्म्स। और बेटा जैसे ही 2 या 3 सेल स्टेज में माइक्रोस्पोर बाहर आया, हम अब इसको माइक्रोस्पोर नहीं बोलेंगे। बाहर आने के बाद इसका नाम हम चेंज करेंगे और बाहर आने के बाद अब हम इसका नाम देते हैं पोलन ग्रेन। क्या नाम देंगे बेटा इसका, पोलन ग्रेन। तो अभी तक आपने क्या याद रखा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेटे स्टेमिन होगा, डिप्लॉयड है कि नहीं। उसके बाद पोलन सैक है, डिप्लॉयड होगा। इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ये भी डिप्लॉयड। फिर मियोसिस किया, माइक्रोस्पोर बना। जब तक माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक के अंदर है ये सिंगल सेल्ड है। मगर जब आप देखेंगे मैक्सिमम एंजियोस्पर्म 60% एंजियोस्पर्म्स में जब ये बाहर आया, ये आया टू सेल स्टेज में, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, आगे डिटेल में पढ़ना है। और उसके बाद जब ये 40% एंजियोस्पर्म बाहर आया, ये आया 3 सेल स्टेज में, इसमें 2 मेल गेमेट्स होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होगी। और जब ये बाहर आया, चाहे 2 सेल स्टेज हो चाहे 3 सेल स्टेज हो, हमने नाम चेंज किया। अब हम इसको माइक्रोस्पोर नाम नहीं देंगे, हम इसको नाम देंगे पोलन ग्रेन। जैसे ये बाहर आया, अब यहां से डिफरेंट एजेंसीज, विंड होगा, वाटर होगा, बर्ड्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, हनी बीज होंगे, बटरफ्लाईज होंगे, ये इस 2 या 3 सेल पोलन ग्रेन को अपने साथ लेंगे और अपने साथ लेने के बाद इसको ड्रॉप करेंगे कार्पल या पिस्टल की स्टिग्मा पे। जैसे कार्पल या पिस्टल के स्टिग्मा पे ड्रॉप हुआ विद द हेल्प ऑफ दीस डिफरेंट एजेंसीज, दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद आगे जितने भी स्टेज आएंगे वो स्टेज हमें डिस्कस करने होंगे इस स्टिग्मा के ऊपर। अब क्या क्या स्टेज आएगा, स्टेज पहला होगा ये कन्वर्ट होगा आगे पॉलिनेशन के बाद इस स्टिग्मा पे, ये कन्वर्ट होगा मेल गेमेटोफाइट में, और मेल गेमेटोफाइट के एंड में ये बनाएगा 2 नॉन मोटाइल मेल गेमेट्स। बेटा ख्याल रखना, याद रखना, एंजियोस्पर्म्स का डायग्नोस्टिक फीचर है, इसमें एक मेल गेमेट नहीं बनता है, इसमें एंड में मेल गेमेट्स बनेंगे 2। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या 2 एरोस डाले हैं और 2 एरोस डालने के बाद मैंने एंड में दिखाए 2 मेल गेमेट्स। तो अगर हम देखेंगे एक पार्ट इस डायग्राम का हमने कंप्लीट किया। पहले एंजियोस्पर्म था, उसमें एक फैसिनेटिंग ऑर्गन बना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए, नाम फ्लावर है, वो डिप्लॉयड है। फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या है, एक टिपिकल फ्लावर में पेडिसल होगा, स्टाक है उसका। उसके बाद टर्मिनल सोल पार्ट ऑफ पेडिसल नोन एज थैलेमस व्हिच एक्ट्स एज अ बेस फॉर डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स। फिर इसमें ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्रोटेक्टिव सेपल्स होंगे, कलर्ड फ्रैग्रेंट पेटल्स होंगे। फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जिसका नाम स्टेमिन है। स्टेमिन का एंथर देखिए, एंथर के अंदर स्पेस है, स्पेस का नाम पोलन सैक है, एक और नाम एंथरलॉक्यूल है, एक और नाम माइक्रोस्पोरेंजियम है। उसके बाद उसमें अंदर होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उनका एक और नाम है पोलन मदर सेल्स। उन्होंने मियोसिस की, मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स बने। अब माइक्रोस्पोर्स बेटा जब बने, जब तक अंदर होगा इट इज हैप्लॉइड, इट इज यूनिसेल्ड, इट इज सिंगल सेल्ड। और जैसे ये मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में बाहर आया, ये आया एज 2 सेल स्टेज, और जब 40% में बाहर आया, ये आया 3 सेल स्टेज। फिर 2 या 3 सेल्ड माइक्रोस्पोर्स जो है उन्हीं को हम नाम देते हैं पोलन ग्रेन्स। और जैसे बेटा पोलन ग्रेन बाहर आया, पोलन ग्रेन बाहर आने के बाद पॉलिनेशन होगी
हुई, विंड काम आया, वाटर काम आया, इंसेक्ट्स काम आए, बर्ड्स काम आए, डिफरेंट एजेंसीज काम आई, और इन्होंने इस पोलन ग्रेन को यहां से उठाया और स्टिग्मा पे ड्रॉप किया। नाउ स्टिग्मा पे ड्रॉप करने के बाद, ये पॉलिनेशन होने के बाद आप देखेंगे इसमें एक स्टेज और आया, मेल गेमेटोफाइट इसने बनाया, यहां नहीं बना, वहां स्टिग्मा पे बनेगा, और उसके बाद अल्टीमेटली इसने बना के दी हमें दो नॉन मोटाइल मेल गेमेट्स। अगर जिम्नोस्पर्म होता वहां एक गेमेट बनता, क्योंकि एंजियोस्पर्म है, इनका डायग्नोस्टिक फीचर है, इसमें एक नहीं दो मेल गेमेट्स बनते हैं। अब आएंगे मेरे बेटे इस वाले साइड में, अब देखेंगे कार्पल या पिस्टल वाले साइड में क्या है। कार्पल या पिस्टल वाले साइड में क्या है, इट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें आप देखेंगे अंदर जाके एक स्पेस है, अगर आप देखेंगे ये इसका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर एक स्पेस है, उस स्पेस को हम नाम देते हैं ओव्यूल। जैसे यहां स्पेस था, यहां पोलन सैक नाम दिया था, यहां ओव्यूल नाम देंगे, वहां माइक्रोस्पोरेंजियम नाम बोला था, यहां मेगास्पोरेंजियम नाम देंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल है, पिस्टल है बेटा, उसके अंदर जो स्पेस है उसका नाम ओव्यूल है, उसका नाम मेगास्पोरेंजियम है, वो डिप्लॉइड है, उसके अंदर सेल्स है। यहां माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी, तो बेटे यहां क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल्स, और मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस करेंगे तो बनाएंगे मेगास्पोर्स, और मेगास्पोर आगे जाके डेवलप होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, फीमेल गेमेटोफाइट में, जिसका एक और नाम एम्ब्रियोसैक है। अब जो कि यहां दो मेल गेमेट्स हैं, तो यहां भी हम दो चीजें लाएंगे, फीमेल गेमेट से हम दो चीजें लाएंगे। एक तो मैंने हैप्लॉइड एग लिया, और हैप्लॉइड एग के साथ साथ मैंने सेकेंडरी न्यूक्लियस लिया। सर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस आया कहां से, यह हमें आगे डिटेल में देखना है। फिलहाल आप याद रखेंगे फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोसैक। इससे मैंने दो चीजें ली, एक तो एग लिया, एक तो सेकेंडरी न्यूक्लियस लिया। अब एग फ्यूज होगा एक मेल गेमेट से, सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज होगा एक और मेल गेमेट से। अब आप बोलेंगे सर ये तो फीमेल गेमेटोफाइट है, ये तो एन होना चाहिए, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n कैसे बना। असल में बेटा ये दो पोलर न्यूक्लिय हुआ करते थे, ये भी एन था, ये भी एन था। जब दो पोलर न्यूक्लिय एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए, ये एक ही न्यूक्लियस बनाते हैं, और उसी न्यूक्लियस को हम नाम देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहां इस वाले साइड से भी दो चीजें हैं, और इस वाले साइड से भी दो चीजें हैं। अब मेल गेमेट्स दो हैं, यहां से एग और सेकेंडरी न्यूक्लियस है। अब एक मेल गेमेट फ्यूज होगा एग से, और एक और मेल गेमेट फ्यूज होगा किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और उसमें आगे क्या होगा ये अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, अब अगर आप देखेंगे एक साइड हमारे पास दो मेल गेमेट्स हैं, और अगर आप ये वाला साइड देखेंगे, यहां से भी हमने दो चीजें ली, एक हमने एग लिया हैप्लॉइड, और लिया सेकेंडरी न्यूक्लियस जो हमने बनाया बाय द फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्ली। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, ये एग हैप्लॉइड है, और यहां से दो हैप्लॉइड मेल गेमेट्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, मेल गेमेट एक हम लेंगे, इसको फ्यूज कराएंगे एग के साथ। दिस फ्यूजन ऑफ haploid non-motile male gamete with the haploid egg, the process is known as generative fertilization। और generative fertilization में आप देखेंगे पहले zygote और ultimately ये बनाएगा diploid embryo। Now define generative fertilization: fusion of one haploid male gamete with the haploid egg to form zygote first and ultimately what, embryo। The process is known as generative fertilization। अब बच्चा मेरा एक और मेल गेमेट है, और यहां से हमारे पास सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये मेल गेमेट और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये ले आएंगे, इनको फ्यूज कराइए। द प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, बनना भी चाहिए क्योंकि ये 2n है, ये n है। जब इनका फ्यूजन होगा तो एक 3n ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, दैट्स नोन एज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा किसमें, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है। सर बेटा आप डिफाइन करके दो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जैसे आपने जनरेटिव फर्टिलाइजेशन डिफाइन किया, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गेमेट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड अल्टीमेटली एंडोस्पर्म। द प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। नाउ दिस वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन प्लस जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, इसका भी एंड प्रोडक्ट, इसका भी एंड प्रोडक्ट, ये मिलाओ, वहां पे एक स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सीड। मगर ये सीड जिम्नोस्पर्म की तरह नेकेड नहीं होगा, इट विल बी एनक्लोज्ड
विद इन फ्रूट। और इस दोनों फर्टिलाइजेशन को हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन? Vegetative fertilization plus generative fertilization. Together they form a structure on a seed which is not naked as was seen in case of gymnosperms. Here it is enclosed within a structure known as fruit. This process is known as double fertilization. और याद रखना बेटा seed 5n नहीं होगा, ये होगा 2n। आप ये नहीं बोलना सर एम्ब्रियो का 2n, एंडोस्पर्म का 3n, तो seed तो 5n बनेगा, नहीं बेटा। असल में seed जो है इज बेसिकली एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए ये न्यूट्रिटिव टिश्यू एक होता है जिसको हम एंडोस्पर्म नाम देंगे। ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम आप देखेंगे एंडोस्पर्म खत्म होता है, इसको ये एम्ब्रियो कंज्यूम करता है, इसलिए हम इसकी प्लॉइडी और इसकी प्लॉइडी को ऐड करके ये नहीं बोल सकते सीड 5n होगा, इट इज डिप्लॉइड, इट इज 2n। ये सीड क्या करेंगे आप, इसको सॉइल में आप सो कीजिए, सो करने के बाद जब ये जर्मिनेट होगा बेटा, जर्मिनेट होने के बाद आपको बराबर पहला जैसा एंजियोस्पर्म वापस मिलेगा, और ये सारा प्रोसेस जो है फिर से रिपीट होगा। तो बेटा यहां मैंने ओवरव्यू इसका कंप्लीट किया। अगर आप ओवरव्यू में देखेंगे हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करता हूं। इसमें हमने एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट लिया, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिया फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स देखे, मगर उसमें से हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमिन अलग लिया। स्टेमिन का हमने एंथर लिया, एंथर में जो स्पेस है पोलन सैक है, पोलन सैक के अंदर जो सेल्स हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जिनने मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बनाए। जब तक माइक्रोस्पोर इस एंथरलॉक्यूल के अंदर है, ये पोलन सैक के अंदर है, ये सिंगल सेल्ड है, मगर जब मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में 60% एंजियोस्पर्म जब बाहर आया बेटा, ये आया एट 2 सेल स्टेज, और 40% एंजियोस्पर्म्स में जब ये बाहर आया, ये आया एट 3 सेल स्टेज। फिर उसके बाद पॉलिनेशन हुआ, हमने नाम चेंज किया, अब माइक्रोस्पोर के बदले पोलन ग्रेन नाम दिया, और जो बाकी स्टेज इसके हैं वो स्टिग्मा पे पूरे होंगे, फीमेल मेल गेमेटोफाइट बनेगा, मेल गेमेटोफाइट से अल्टीमेटली एक नहीं 2 मेल गेमेट्स बनेंगे। फिर उसके बाद हमने यहां से देखा था कार्पेल या पिस्टल, उसके अंदर जो स्पेस है वो ओव्यूल कहलाता है, ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल्स होंगे, मेगास्पोर मदर सेल्स का मियोसिस करो मेगास्पोर्स बनेंगे, मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, एक और नाम एम्ब्रियो सैक है, और उससे हमने 2 चीजें ली थी, एक तो हमने लिया था एग हैप्लॉइड, और लिए थे 2 पोलर न्यूक्लियस जो फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, विच इज डिप्लॉइड इन नेचर। फिर क्या किया, इस मेल गेमेट और एग का फ्यूजन कराया, नाम पड़ा जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, पहले जाइगोट फिर बना एम्ब्रियो। फिर उसके बाद एक और मेल गेमेट का फ्यूजन कराया सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, नाम पड़ा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बेटा, पहले बना पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बाद में बना एंडोस्पर्म। नाउ एंडोस्पर्म प्लस एम्ब्रियो टुगेदर, अ प्रोसेस नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सीड व्हिच इज एनक्लोज्ड विद इन अ स्ट्रक्चर नोन एज फ्रूट। अब पढ़ना क्या, अब इस सारे चैप्टर का मैंने ओवरव्यू दिया है। अगर आप देखेंगे इसमें अब हमें क्या क्या डिस्कस करना है। पहली बात, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। मैं देखूंगा इसमें मैं पढ़ना क्या क्या है आगे जाके। इसका जो पहला क्वेश्चन होगा बेटे दैट इज टू बी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो पहला क्वेश्चन यही होगा। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, पहले ये डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आपने रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी में 11th में ये पढ़ा है, फिर भी हम थोड़ा बहुत यहां पे इसको टच करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बाद इसमें स्टेम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर में खासकर अंदर से देखेंगे एंथरलॉक्यूल, एंथरलॉक्यूल का जो बाहर से वॉल होगा उस वॉल का कंपोजिशन देखेंगे, और एंथरलॉक्यूल का कंपोजिशन देखने के बाद हम देखेंगे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं ये कैसे बनते हैं। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनने के बाद एक प्रोसेस होगा दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, इन माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स कैसे बनेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमारा एक और क्वेश्चन होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद हम देखेंगे ये
बाहर जब ये पोलन ग्रेन आया, माइक्रोस्पोर आया, हमने नाम चेंज किया, पोलन ग्रेन नाम रखा। उसके बाद हम देखेंगे इसमें मेल गेमेटोफाइट ये कैसे बनाता है, मैच्योर मेल गेमेटोफाइट इसने कैसे बनाया। मैच्योर मेल गेमेटोफाइट बनाने के बाद इससे पहले इनफैक्ट हमें इसमें पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी देखना है, तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसमें आगे क्या होगा, आगे अगर आप देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले साइड से देखिए क्या क्या उसमें डिस्कस करना है। उसमें हम कार्पल का स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्पल का स्ट्रक्चर, पिस्टल का स्ट्रक्चर। कार्पल और पिस्टल का जब हम स्ट्रक्चर बेटे डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद हम अंदर जाके देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हमने देखा, उसके बाद अंदर जाके इसमें हमें देखनी कैसे मेगास्पोर मदर सेल्स बनेंगे। ये मेगास्पोर मदर सेल जब आपने बनाए, इनका अब मियोसिस करके मेगास्पोर बनाना है। दैट प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन इसमें होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। दैट फीमेल गेमेटोफाइट जो है इट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट भी हम इसमें देखेंगे, एक और क्वेश्चन हमारा होगा। और जब आपने फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी देखा, उसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन होगा, दैट्स गोइंग टू बी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के अलावा इसमें हम देखेंगे जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखेंगे इसमें एम्ब्रियो कैसे बनता है, मोनोकॉट्स में कैसा एम्ब्रियो होगा, डाइकॉट्स में कैसा एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस हम इसमें अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें हम देखेंगे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे एंडोस्पर्म कैसे बना, और उसके अलावा एंडोस्पर्म के डिफरेंट टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। फिर अल्टीमेटली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के एंड में हम देखेंगे सीड, और सीड के साथ साथ हम थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। तो ये तमाम इसमें क्वेश्चंस हैं जो हमें आगे जाके एक एक करके इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। क्या क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आएगा, स्टेमिन का स्ट्रक्चर आएगा, एंथ्रोलॉक्यूल आएगा, उसका वॉल हमें डिस्कस करना है। फिर हम देखेंगे उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसे बनेंगे, उनकी मियोसिस करो तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन भी हम देखेंगे। यहां से क्या है, पिस्टल कार्बल का स्ट्रक्चर है बेटा। फिर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है, मेगास्पोर मदर सेल्स कैसे बनेगी, उनकी मेगास्पोरोजेनेसिस करो आप। फिर फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर देखो। फिर उसके बाद पॉलिनेशन पढ़ो। पॉलिनेशन के अलावा इसमें क्या होगा, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हम डिस्कस करेंगे। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो बनाना है, एम्ब्रियो बनने के बाद इसके टाइप्स देखेंगे, मोनोकॉट्स में अलग, डाइकॉट्स में अलग। फिर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एंडोस्पर्म बनाएंगे, एंडोस्पर्म के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। और अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आएगा डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें सीड हमें बनाना है, और सीड के साथ साथ थोड़ा बहुत हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या, फ्रूट। मगर इसमें एक और चीज का ख्याल रखेंगे, मैं यहां पे समझाऊंगा, आगे फिर से रिपीट नहीं होगा। अब अगर आप देखेंगे ये तमाम इवेंट्स जो हमें इसमें आगे जाके डिस्कस करने हैं, वो तो यहां पे मैंने उनका ओवरव्यू आपको दिया है पहले से ही। अगर आप देखेंगे पॉलिनेशन, अगर मैं बेटा पॉलिनेशन जो है इसको मान के चलूंगा एज रेफरेंस, तो पॉलिनेशन से पहले जितने भी इवेंट्स आएंगे उनको हम नाम देंगे प्री पॉलिनेशन इवेंट्स, और पॉलिनेशन के बाद जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेज आएंगे उनको हम नाम देंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। अब देखिए कैसे, सीड का बनना ये प्री पॉलिनेशन इवेंट है कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट? ऑब्वियसली पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है, पॉलिनेशन के बाद से सीड बनेगा। फ्रूट का बनना प्री पॉलिनेशन इवेंट है कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है? एम्ब्रियो बनना प्री पॉलिनेशन इवेंट है कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है? जाइगोट बनना, एंडोस्पर्म बनना, ये तमाम एग्जांपल्स आएंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के। अब माइक्रोस्पोर का बाहर आना टू सेल स्टेज में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ये सारी प्रोसेस अगर आप देखेंगे ये कहलाएंगे प्री पॉलिनेशन इवेंट्स। इसी तरह अगर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, अगर हम रिप्रोडक्शन को रेफरेंस मान के चलेंगे, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होना, फर्टिलाइजेशन। अगर हम रिप्रोडक्शन के बजाय हम मोर अप्रोप्रिएटली यहां पे यूज कर सकते हैं वर्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज होता है, अगर उस फर्टिलाइजेशन को हम रेफरेंस मान के चलेंगे,
इस फ्यूजन से पहले, इस फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी इवेंट्स आएंगे उनको हम नाम देंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. All those events are known as pre-fertilization events. Like example बोलेंगे microsporogenesis, pre-fertilization event. Megasporogenesis, pre-fertilization event. या मेल गैमेटोफाइट का बनना, प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट. फीमेल गैमेटोफाइट का बनना, प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट. फर्टिलाइजेशन के बाद से जो इवेंट्स आएंगे वो कहलाएंगे बेटे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. और बेटे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का जहां तक ताल्लुक है, सीड का बनना, फ्रूट का बनना, उसके बाद एंडोस्पर्म का बनना, एम्ब्रियो का बनना, ये बेटे सारे इवेंट्स आएंगे किसमें? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में. और इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्या होगा, इसका हम पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे. दैट्स गोइंग टू बी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर.